respected colleagues and dear students, Assalamu alaikum. हाँ जी, ज़रूर. ठीक, जी जी, it's great. Well, it's indeed an honor for me to talk about a book at this prestigious Punjab University Club, and I'm grateful to our Chief Librarian Usmani Saab for inviting me to this book club. Although I have been part of this university for last 20 years, I started my journey as faculty member in 2004, but unfortunately it's my first time to present or participate in this activity for the first time. And special thanks, I think, goes to our dear colleague, Dr. Shahzad Khan Saab. So, I remember मैंने शाहजेब साहब को ना 5-6 किताबों के नाम बताए. वो कहते हैं यार इस पे तो मैं बात कर चुका हूँ. वो आपको याद होगा हरीरी की किताब नेक्सस पर आप बात कर चुके हैं. मैं सेपियंस पढ़ रहा था. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी. लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इन्फोटेक बायोटेक से रिलेटेड थी. Before I describe what is in the book, I should briefly describe the facts about the books, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए बुक है क्या. अभी बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने की अफसानों की. If I'm not wrong, it's all about fiction, sir. This is non-fiction. तो आज आई डोंट नो लकीली और इज इट अ कोइंसिडेंट कि आपने एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन चीज़ चूज़ की. बट दिस बुक इज़ ए मेमोयर or a non-fiction autobiography of a young medical doctor who died at the age of 37, mid-30s, after diagnosed with a very aggressive lung cancer and battling with lung cancer. Why did I choose to read this book? Driving force was its title, its theme, and of course the story. उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ. पहले हम बात करते हैं थोड़े से ब्रीफ फैक्ट्स की. उसके लिए मुझे थोड़े अपने नोट्स देखने पड़ेंगे. अगेन, दिस इज अ मेमोयर, an autobiography of a young medical doctor named Paul Kalanithi, a young Indian American. And this book was posthumously published after his death by Penguin Random House in 2016. और उसके बाद इस बुक्स ने काफ़ी सारे अवार्ड्स विन किए, रिकग्निशन मिली इसको. न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर फॉर 68 वीक्स. ये हमारा एक प्राइस है, पुलिट्जर प्राइज फॉर बुक्स, उसका रनर अप रहा. एक प्राइस है, एक हमारा अवार्ड है दुनिया में, गुड रीड्स चॉइस अवार्ड, उसने जीता. 7-8 इसने ऊपर नीचे अवार्ड्स विन किए. एक ऑटोबायोग्राफी. मेरा सर ये अगेन यू मे डिसएग्री यहाँ से, मेरा थोड़ा सा मेरा टेस्ट बुक्स में है कि आई लाइक टू रीड द ऑटोबायोग्राफी, द रियल इवेंट्स. फिर अगेन जिस तरह मैंने बताया, इसको ऑलरेडी रिकग्निशन मिली. मेरे फील्ड से इंटरेक्ट करता था. जब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी कि एक डाइंग पेशेंट है, अ पर्सन हु वाज बेसिकली ट्रीटिंग डाइंग पेशेंट becomes a patient himself and now struggling for life. वो जो उसका मेमोयर है ना, वो 1 साल 1.25 साल का अरसा था उसके पास. उसने क्या क्या सोचा हुआ था. सो लेट्स बिगिन विद द टाइटल फर्स्ट. कि टाइटल क्यों आपको इंस्पायरिंग लगा, कैची लगा. व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर. आई एम श्योर ज़्यादातर लोग वही समझ रहे होंगे जो मैं समझा, कि व्हेन लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस. व्हेन जो आपकी ये सांसें हैं ना, आपको लगता है यार इट्स जस्ट एन एयर. सो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, उसमें फिर स्टार्ट में हमारे इस ऑथर ने, इंग्लिश पोइट डॉक्टर शाहजेब साहब बैठे हैं, बैरन ब्रूक ग्रेवेल, उसका बात लिखी. सर वो पढ़ने वाले, मैं कुछ अगर आपकी इजाज़त हो मैं यहाँ पे वर्सेस पढ़ूँ. You that seek what life is in death, now find it air that once was breath. New names unknown, old names gone, till time and bodies but souls none. Reader, then make time while you be, but steps to your eternity.
इसी टाइटल में सर यहीं पे लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। क्वेश्चन सर ये, इस पर मैं बाद में हम बात करेंगे। हम जो आर वी लिविंग अ लाइफ और आर वी जस्ट जस्ट ब्रीदिंग सम एयर, ये क्वेश्चन है, थीम ये। Yeah, it could be another form of expressing the same expression. So the theme which I think is very interesting, what makes life worth living, or in this case, especially in the face of death, when you know that you are struggling with a terminal illness. Now you know, as a doctor, you know all the metabolic pathways, you know the reactions going on in the body, and you know, because as biologists or biochemists even, we sometimes calculate statistical curves, how much time these cells will take to grow optimally. So doctor will obviously try to understand how much time does he or she have while having this catastrophic metastatic cancer. और उसके बाद अगर हम, अभी मैं बात कर रहा हूँ थीम की, what do you do when life is catastrophically interrupted? आपको लग रहा होगा किस तरह कैटास्ट्रोफिकली, अभी जब हम बात करेंगे ना ऑथर की, हु वाज द ऑथर, वो क्या कुछ अचीव कर चुका था 36 साल की एज में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। व्हाट डू यू डू व्हेन लाइफ इज कैटास्ट्रोफिकली इंटरप्टेड? व्हाट डज इट मीन टू हैव अ चाइल्ड as your own life fades away? Somewhere in the journey, he decides with his wife, okay, now I'm having a cancer, so probably we should plan a baby. And finally, what makes life worth living in the face of death? और बार बार वो अपना मल्टीपल टाइम्स, जो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, अब ये एक सेंटेंस प्लीज मैं चाहूंगा आप सुने डॉक्टर साहब, इस पर आप अपना जरूर बताइएगा। इफ समवेयर पेज 31 पे वो बात करता है, इफ the unexamined life was not worth living, if the unexamined life was not worth living, was the unlived life worth examining? एक डॉक्टर अपने आप से पूछ रहा है, बिकॉज ही हैज दिस थर्स्ट, दिस क्वेस्ट, he struggles to find the meaning of life, and especially when he is on deathbed. Again, somewhere he asks or raises this question, ये हम सब के लिए, where did biology, morality, now we talk about morals, stuff like this, where did biology, morality, literature and philosophy intersect? सर वो कॉमन पॉइंट क्या है? अगेन the things which I'm going to talk about, this is all my feelings or thoughts about the book. You may like or dislike, but choice is yours. I would definitely encourage all of you to read this book or similar books on your own and then come to a conclusion. ये जो सवाल वो पूछ रहे हैं हमारा ऑथर पाउल कॉलनीथी, what is the meaning of life, when life is worth living, और आगे चल के बात करता है when it stops, when it ceases to be worth living, वो आगे वो हम बात करेंगे। वो उसमें आप देखेंगे, मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा आप लोगों का ये बुक, क्योंकि मुझे नहीं पता कि करते क्या, एज फार एज आई नो यू डू नॉट हैव टू टेल ऑल द डिटेल्स। सो व्हेन लाइफ स्टॉप्स वर्थ लिविंग, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज अ कैंसर बायोलॉजिस्ट मैनी टर्म्स मेरे लिए थोड़ा आसान था इस बुक को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा इंट्रीगिंग भी था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, बिकॉज आई कुड रिलेट some of his symptoms, some of the diagnosis, some of the treatment with my own research lab. अच्छा, हम ये वाली जब ड्रग ऐड करते हैं, we know cancer cells die, but all of a sudden they become resistant, कीमो रेजिस्टेंस, उसकी बात की है। और फिर जब कीमो रेजिस्टेंस अटैक करता है, then it is a catastrophe which happened. लेकिन again in this book you would also find hope, because when his oncologist started giving him the first line of drugs, that chemotherapeutic drugs had some positive effects. उनको लगा यार ये miracle होने लगा, because there is a chance that
let's say, I don't know exactly in numbers, but maybe 1 in 100 may get favorable or successful treatment from this drug. लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक illusion होता है, और उस illusion में they decide something, they plan something, they choose some path, और वो उस वक्त का कर चुके होते हैं, but then it's too late. So basically this book has two phases, or two parts, I would say. In the first half, डॉक्टर साहब ये सुने, in the first half, author describes his accomplishments, his struggles. अब जो मैं आप लोगों को बताने लगा, जो लोग हमारे अप्लाई करते हैं बाहर, सर he has a degree in human biology, multiple degrees, human biology, English literature, history and philosophy of science, and of course medicine. From the universities, अब नाम सुने universities के, Stanford, Cambridge, and Yale. So we all know, at least when I was young and tried to get admission in some universities, it's a big deal. There is an established fact that our author is a competent, hardworking, and sort of genius. Interestingly, चीज़ें यहाँ नहीं रुकती सर, वो मेडिसिन भी कर रहा है, वो लिटरेचर भी कर रहा है, डॉक्टर तो है, मेडिकल डॉक्टर, सर्जरी, he chose the toughest part, the most difficult specialization in medical science, neurosurgery, where हल्की सी गलती in millimeters brain surgery हो रही है डॉक्टर साहब, if it has gone wrong with just 1 millimeter, the whole body collapses. So it demands highest perfection of the profession. He chooses highest perfection of the profession. Neurosurgery. साथ में पढ़ा साथ साथ अपने फ्री टाइम में लिटरेचर, अपनी कुछ राइटिंग्स जो उसके थॉट्स थे, मेडिकलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसने एक थीसिस लिखा अपना, उसको वो पब्लिश भी कर रहा थोड़ी जगह. But still he has a quest. Yeah, what is the meaning of life? When life is worth living and when it stops to be worth living. इस सारे पार्ट 1 में आप देखेंगे कि अपनी अकम्पलिशमेंट बता रहा है, then वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है. जब आप मेडिकल ट्रेनिंग करते हैं, यू वुड फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स. फॉर इंस्टेंस, वो गया गायनी वार्ड में, वहाँ पे उसने वो देखता है लाइफ कैसे इस दुनिया में आ रही है. फिर उसका एक उसका होता है, क्योंकि एनाटॉमी भी इसका एक सब्जेक्ट है, दे हैड टू परफॉर्म सर्जरीज ऑन कैडावर्स, जिसको हम डेड बॉडीज कहते हैं, कॉप्स कहते हैं, कैडावर्स. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है विच मूव्ड मी अ लॉट. Cadavers reverse the polarity. The mannequins जो हम देखते हैं जगह जगह, mannequins you pretend are real. डॉक्टर साहब, the mannequins you pretend are real. उसने कपड़े पहने हुए हैं, मेकअप किया हुआ है, you pretend they are real. The cadavers you pretend are fake, but they are not. वो humans हैं, at least रहे हैं. They had already wished to donate their, उसको बाद में donors आजकल हम कहते हैं, but they wished to donate their bodies to the medical students. So they reversed the polarity. इस किस्म के experiences हैं कि how this young medical doctor, पहले उसने undergrad करता है, literature करता है, medicine करता है, there he met his wife Lucy, I guess उसका नाम है, वहाँ पर वो शादी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्टैनफोर्ड, वो सर्जरी में नहीं आती, ये सर्जरी उनके, बिकॉज ऑफ हिज रियली सॉर्ट ऑफ बिजी शेड्यूल, उनकी एक मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ना एक बम्पी राइड आती है उसमें, वो आप लोग खुद पढ़िएगा. तो इवेंचुअली उसके पास आप देखेंगे एट द एज ऑफ 36, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द ग्रेजुएशन, वो चीफ रेजिडेंट तक चला जाता है, चीफ रेजिडेंट ऑफ द सर्जरी. होता क्या सर, उसने जीन थेरेपी में, मैंने आपको बताया, ही वाज नॉट ओनली द डॉक्टर, ही जम्प्ड इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड वन द अवार्ड. जीन थेरेपी मेरा भी फील्ड. he
he started researching on gene therapy and won the highest national award on gene therapy. So imagine his accomplishment. Chief Resident Officer, English literature, राइटिंग्स पब्लिश हो रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में और मल्टीपल जगहों पर, साथ में जीन थेरेपी की लैब जो उस वक्त बेस्ट लैब कंसिडर होती है वहाँ पर जाता है एज इंटर्न, काम करता 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 उसके पास बेस्ट अवार्ड आ जाता है 36 लाइफ, और उसके बाद उसको जॉब ऑफर्स आना शुरू हुए थे। ऑल्दो देर आर फ्यू मंथ्स लेफ्ट कि उसको फाइनल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिले, बट उससे पहले ही उसको जॉब ऑफर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसको ऑफर्स आना शुरू होते हैं। और आई वुड से जो मुझे लगा, he was unstoppable. Unstoppable. But we all know life is predictably unpredictable. Life is predictably unpredictable. The second half comes जहाँ ये कैंसर के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, और वो भी एग्जैक्ट कैंसर की नहीं आती हैं डॉक्टर साहब। He first started feeling fatigue, nausea. आपको लगता है यार ये कॉमन, labored breathing, went to the X-ray, और एक्सरे रिजल्ट ठीक आता है तो वो अपनी वाइफ से डॉक्टर से बात करता है, इस वॉज जस्ट मे बी वो 100 आवर्स पर वीक काम कर रहा है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ फटीग, वो इसको इग्नोर करते हैं एंड द लाइफ गोज ऑन। और उस दौरान वो वेकेशन पे जाते हैं, वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन फ्यू मंथ्स लेटर वो जो सिम्टम्स थी वो ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो जाती हैं इस ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक। एंड देन वो न्यूयॉर्क में होता है, क्योंकि खुद डॉक्टर था, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, देन ही फेल्ट समथिंग फिशी, वो वापस अपना ट्रिप शॉर्ट करके वापस आते हैं एंड वेंट टू द MRI स्कैन। नॉर्मली MRI स्कैन इस स्टेज पर नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल प्रोफेशन। ही वेंट टू MRI स्कैन, और एक रात को बैठा हुआ, जब सारे पेशेंट्स चले जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के पास वो एक्सेस होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, अपना नाम टाइप करता है और अपने स्कैन्स देखता है। And the scans were obvious. Both lobes were infected, both lungs were infected with metastatic cancer. And there they had no choice. Again, फिर वो रुक जाता है यहाँ से। Then again अपनी वाइफ के साथ मिलके वो उस एरिया की बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट लिखा हुआ, उससे टाइम लेते हैं, because he had the money, he had the resources and everything, because he was the best doctor in the town. ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट सर उसको अब पेशेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। अब जो मैंने शुरू में बात बोली थी ना, वन डे ही वाज अ डॉक्टर ट्रीटिंग द डाइंग, द नेक्स्ट डे ही वाज अ पेशेंट स्ट्रगलिंग टू लिव। उस फेज में चला, मैंने अभी बात करना कि अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल। अब वो डॉक्टर से उसका एक मुकालमा है, हमारे कुछ कैप्लन मेयर कर्व्स स्टेट्स कहते हैं, वो उससे बाकी चीज़ें नहीं पूछते, वो प्लान करना चाह रहा है। वो पूछता है डॉक्टर से, हाउ मच टाइम डज ही हैव एट द मोमेंट। ही वांट्स टू नो हाउ लॉन्ग ही हैज। इफ इट इज 3 months he will spend time with his family, 1 year he will write a book, 10 years he will go back to medicine। लेकिन डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते ऑब्वियसली। कोई, ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, डॉक्टर्स दे टेंड टू काम यू डाउन एंड देन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के साथ, और उसके साथ डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, सेकंड लाइन, प्लान A B C D। लकीली प्लान A वर्कड, जो मैंने अभी बात की, प्लान A वर्कड। यहाँ पर सर उसने एक बात की, अब वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ रात के टाइम किताब लिख रहा है, अब उसको आता है कि यार मैं कुछ लिखूँ, बिकॉज जब उसको कैंसर कंफर्म हो जाता है स्टेज 4, वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करता है, कहता है यार मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जॉन कीट्स को आउटलिव किया। 25 ईयर्स की एज में सर वो मर गया था, जॉन कीट्स, आप तो जानते होंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि यार मैं उस जैसी कोई चीज़ लिख नहीं सका। एग्जैक्टली। So at that time he wrote something in the book that before my cancer, ये भी प्लीज सुनिएगा, before my cancer was diagnosed I knew that someday I would die, but I didn't know when. Before my cancer was diagnosed, I knew that someday I would die, but I didn't know when. After the diagnosis, I knew that someday I would die, but I didn't know when.
सर सेम सेंटेंस है, लेकिन वो फीलिंग समझो उस पेशेंट की. Then somewhere he wrote in the book that death may be a one-time event, but living with terminal illness is a process. It struck me that I had traversed the 5 stages of grief. 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. But I had done it all backwards. As a doctor, because उसने पहले इसको एक्सेप्ट किया, देन डिप्रेशन में गया, देन उसका ट्रीटमेंट बार्गेनिंग शुरू की, देन एंगर एंड देन डिनायल. वो स्टेजेस आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ के. आई डोंट नो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. यहाँ तक उस लिख रहा है, बात कर रहा है, लेकिन लकीली डॉक्टर साहब पहली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहती है. 3 महीने बाद दोबारा उसका स्कैन होता है, कैंसर ग्रो नहीं कर रहे. ये हमारे लिए बड़ी एक ट्रीटमेंट है कि वहीं रुके हुए हैं. सो इट मीन्स अदरवाइज कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. तो वहाँ पर उस दवाई की वजह से कैंसर रुक गए. फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद या कुछ वीक्स के बाद एक और स्कैन आता है, वेयर दे कुड सी श्रिंकेज इन द mass. There he described hope and discussed some option with his wife that include planning a child with through IVF, in vitro fertilization. Because we all know that if you are planning to have a kid, you must decide before chemotherapy. Otherwise, those chemotherapeutic drugs would affect the germline cells, the eggs or the sperms. वो क्या करते हैं, वो इस ट्रीटमेंट से पहले ऑलरेडी उसने अपने स्पर्म्स फ्रीज करवाए होते हैं. वहाँ पे ये स्पर्म बैंक्स जगह जगह अवेलेबल हैं, यूएस में, यूरोप में. And then they thought, okay, now it's the right time because the tumor is shrinking and 6 months have passed, so probably I have time, I would recover from this disease. They decided to have their own kid through IVF. A baby girl was born, and they named Keddy, and she was born just 8 months before his passing away. 8 months before passing away. All of a sudden, because everything was going normal, उसको लगा चीज़ें ठीक जा रही हैं, and he again, because he was passionate about his profession as well. When he saw the tumor is shrinking, they have this family baby girl with them, so he also started neurosurgery again. But then somehow he narrates that he did not feel as magical, as powerful as he used to be few months before. But on and off वो सर्जरी करता रहता है. One day उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है उस दिन, वो टाइम पूरा हो गया. नाउ ही विल हैव दिस फाइनल डिग्री, ग्रेजुएशन सेरेमनी. वो तैयार श्यार होकर ना ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने देता है. अचानक उसको एक सीवियर वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, फीवर, ये सारी सिम्टम, और वो फेंट हो जाता है. ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन. वो स्टोरी नरेट कर रही उसकी वाइफ. उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका फिर स्कैन करते हैं. नाउ दिस टाइम कैंसर हैज स्प्रेड टू ऑल द बॉडी, स्पेशली टू द ब्रेन. क्योंकि खुद ये ब्रेन सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, उसको पता चल जाता है कि नाउ अब ये क्योरेबल नहीं है. उसको उसकी ऑन्कोलॉजिस्ट कहती है, जी हम एक सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी ट्राई करेंगे और सर्जरी. उसने कहा नाउ द टाइम इज़ ओवर, बिकॉज वहाँ पे एक हमारी फील्ड से रिलेटेड एक म्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं. दे फाउंड आउट अ म्यूटेशन इन द कैंसर, वेरी लीथल म्यूटेशन. उसके बाद ये अब ये सुने, बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल नॉलेज ही हैड, he together his wife and oncologist of course, he chose palliative care, जिसको वो comfort care लिखे हैं, लेकिन हम उसको palliative care, where doctors focuses to treat the symptoms, not the disease. कि यार जितना भी टाइम है ना, उसको comfort, जितना कम मॉर्फिन की उसमें बहुत ज़्यादा डोज दी जाती है, बिकॉज मेरे कुछ कोलीग्स रहे हैं. बट ऑब्वियसली इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी, और वो इतना वीक हो जाता है कि वो अपनी बेबी भी नहीं उठा सकता. ठीक है ना.
आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके जाते हैं, बट अगेन ही चोज टू रिमेन कैंसर कीमोथेरेपेटिक फ्री, तो उसको फिर वो इंट्यूबेशन वेंटिलेटर, उसको वेंटिलेटर लगा देते हैं, वो देखता है आहिस्ता आहिस्ता। पर उसकी एक जो डाइंग विश होती है ना, टू टू फिनिश दिस बुक and publish this book. So somewhere in March 2015, I guess, he died together with his अपने family in the surrounding. He died. Then उसकी wife, वो जो थोड़ा सा काम, epilogue is written by his wife Lucy after his death. और वो थोड़ा सा चैप्टर है, वो थोड़ी सी बातें उसमें लिखती है, and I think it is an in-depth personal explanation of her experience living with a caring husband and then a terminally ill patient. When Breath Becomes Air is a powerful memoir that explores the intersection of medicine, mortality, and the human search of meaning. It is praised for its eloquence, emotional depth, and its unique perspective on facing death. The book encourages our readers to consider their own mortality. You have to consider, you have to put your feet in his shoes and find meaning in their lives, offering a profound and lasting reflection on the human condition. So for me, the major, that was the story. मैंने आपको बड़ा briefly बताया. For me, the major, अब मैंने कहा था शुरू में, बाद में हम बात करेंगे इसका theme क्या है. So for me, the major takeaway was the existential question. This book delves into profound philosophical question about life, death, and what makes it worth living. यहाँ पर आके सर मैं रुक जाता हूँ, पता नहीं कितनी दफा रुका हूँ. What makes life worth living? Prompting readers to reflect on their own priorities and values. Thank you so much.